नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर संसद से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया है। जी हां, ये वही बिल है जिसे लेकर विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। इस विधेयक में साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता तो स्वतः ही उसका इस्तीफा माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बिल राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाने वाला है और क्या इस बिल से कई मुख्यमंत्रियों और नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मोदी शाह ने संसद में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने का बिल पेश किया है। खबर है कि नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को चिंता है कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी संजय राउत का इशारा साफ है कि एनडीए के सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ गई है और ये बिल राजनीतिक समीकरणों को हिला सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी अगर गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो स्वतः ही 30वें दिन उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा। यानी ये कानून साफ तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पद पर बैठे व्यक्ति पर आपराधिक मामलों का दबाव रहते हुए सत्ता में बना न रहे। फिलहाल इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है और अब अगली बैठक में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। राउत का कहना है कि एनडीए को अपने बहुमत पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं से संपर्क कर रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। ऐसे में संजय राउत ने सीपी राधाकृष्णन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय ने राजभवन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त उन्होंने संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने ईडी से नहीं कहा कि वे जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यानी संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि राधाकृष्णन विपक्ष के निशाने पर पहले से ही रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि इस बिल के आने के बाद क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री और भी जवाबदेह होंगे या फिर यह विपक्षी दलों को डराने का हथियार साबित होगा, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को फंसाया जा रहा है और ऐसे में 30 दिन की अनिवार्यता सीधे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेगी। दूसरी तरफ मोदी सरकार का तर्क है कि यह कानून भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त नेताओं को सत्ता से बाहर रखने के लिए जरूरी है। तो दर्शकों, अब समझने वाली बात यह है कि संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या यह विधेयक आसानी से पारित हो पाएगा या फिर विपक्ष की एकजुटता इसे रोक लेगी और उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष और सत्ता पक्ष की यह जंग और कितनी तेज होगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों ही भारतीय राजनीति में नए समीकरण गढ़ने वाले हैं। तो दर्शकों, यही थी आज की सबसे बड़ी खबर। आप बने रहिए एमडीआर न्यूज के साथ। नमस्कार दर्शकों, उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया है और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एनडीए के पाले में जाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ खड़ी रहेगी। आइए इस पूरी राजनीतिक हलचल को विस्तार से समझते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं दोनों उम्मीदवारों की। बता दें कि एनडीए ने तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस पृष्ठभूमि वाले सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है।
राधाकृष्णन ने 20 अगस्त को नामांकन दाखिल कर लिया। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। उन्होंने गुरुवार 21 अगस्त को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब मुकाबला सीधा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है और यह चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। लेकिन दर्शकों, यह एक दिलचस्प मोड़ है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि एनडीए का बहुमत भले ही सुरक्षित दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर अस्थिरता की आशंका है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर आपके पास बहुमत है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं से समर्थन मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यानी संजय राउत का सीधा इशारा इस ओर है कि एनडीए अपने ही सांसदों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ऐसे में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की। दर्शकों, राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस का फोन कॉल महज औपचारिकता है या वाकई उद्धव से एनडीए को उम्मीद है, यह देखने वाली बात होगी। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ठाकरे को नहीं और भी कई नेताओं को फ़ोन किया होगा, यह उनका काम है। लेकिन दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत ने ये नहीं बताया कि उद्धव ठाकरे को फ़ोन कब किया गया। बता दें कि विपक्ष की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनकी ताकत कम नहीं है। संजय राउत का कहना है, इंडिया गठबंधन की संख्यात्मक ताकत बहुत कम नहीं है। मतलब साफ है, भले ही एनडीए संसद में बहुमत का दावा करे, लेकिन विपक्ष इस बार मुकाबले को आसान नहीं होने देना चाहता। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे किस तरफ झुकेंगे। क्या वे एनडीए के साथ आकर अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का संकेत देंगे या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े रहकर बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ अपनी सियासी लड़ाई को और तेज करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का हर कदम आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकता है, इसलिए उनका फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही सांसदों के वोट से होता हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। यह चुनाव बताता है कि किस खेमे की पकड़ संसद पर मजबूत है और यह गठबंधन की साख और विपक्ष की एकजुटता की असली परीक्षा भी होती है। और इसके साथ ही सबसे अहम, यह भविष्य के चुनावी समीकरणों का रोड मैप तैयार कर देती है। तो दर्शकों, अब निगाहें 9 सितंबर पर टिकी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी में कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं की सक्रियता, फोन कॉल्स और समर्थन जुटाने की कवायद ही इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही है। ऐसे में दर्शकों, क्या एनडीए अपने बहुमत पर खड़ा उतर पाएगा? क्या विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत का दमखम दिखा पाएगा? और क्या उद्धव ठाकरे का झुकाव इस बार राजनीति में कोई नया संकेत देगा? यह सब अब कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी बीच अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने भी अपनी तैयारियों की गति पकड़ ली है। बता दें कि मुंबई में पार्टी की प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसकी कमान पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने संभाली। बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद नवाब मलिक लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवाब मलिक की सक्रियता से महायुति गठबंधन के भीतर मतभेद और गहराएंगे और क्या बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तृत चर्चा। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई प्रदेश कार्यालय में अजित पवार गुट की एनसीपी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता नवाब मलिक ने की, जिन्हें हाल ही में बीएमसी चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया है। ऐसे में बैठक में सेवा दल, महिला प्रकोष्ठ, विद्यार्थी, ओबीसी, सामाजिक न्याय, सहकार, असंगठित कामगार, हिंदी भाषी, अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दरमियान नवाब मलिक ने सभी से चुनावी रणनीति पर चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठन के हर स्तर पर बूथवार मजबूती सुनिश्चित करनी है। इस मौके पर मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबले और शिवाजीराव नलावड़े, विधायक सना मलिक शेख, पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर विचारे, प्रदेश प्रवक्ता संजय तटकरे और जिलाध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बने। साफ था कि एनसीपी अजित पवार गुट अब बीएमसी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। लेकिन दर्शकों, इस पूरी हलचल के बीच एक बड़ा सवाल भी है। नवाब मलिक की मौजूदगी और उनकी सक्रिय भूमिका पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। याद दिला दें कि दिसंबर 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखकर नवाब मलिक के महायुति गठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी।
उनका कहना था कि मलिक पर देशद्रोह और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने भी साफ कर दिया था कि पार्टी नवाब मलिक के साथ खड़ी नहीं हो सकती। उस वक्त मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था कि पार्टी उन लोगों के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेगी जिन पर गंभीर आरोप है। तो वही महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी मलिक की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए उनके कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का मुद्दा उठाया था। वही बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने तो नवाब मलिक को आतंकवादी तक कह डाला और एनसीपी पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। ऐसे में दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगामी निकाय चुनाव में सीट बंटवारे और प्रचार रणनीति में नवाब मलिक की भूमिका क्या होगी। महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नवाब मलिक की मौजूदगी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पेचीदगी बनी हुई है। बीजेपी का रुख साफ है कि वो मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। दूसरी तरफ अजित पवार ने उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी सौंपकर साफ संकेत दे दिया है कि मलिक संगठन के लिए अहम है और उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में दर्शकों, बैठक में नवाब मलिक ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि संगठन की हर शाखा अब एक्टिव मोड में काम करेगी। महिला प्रकोष्ठ से लेकर ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तक सभी को लक्ष्य दिए गए हैं। झोपड़पट्टी और हिंदी भाषी मतदाताओं को साधने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी इलाकों का वोट अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि अजित पवार की एनसीपी ने नवाब मलिक पर दाव लगाया है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी भले ही गठबंधन में हो, लेकिन नवाब मलिक को लेकर मतभेद गहरे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने पुराने रुख पर कायम रहती है या फिर सत्ता की मजबूरी में गठबंधन की राजनीति हावी होती है। ऐसे में मुंबई की नगर राजनीति में नवाब मलिक की भूमिका कितनी बड़ी होगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल वो संगठन को चुनावी मोड में लाने की कोशिश में जुटे हैं। नवाब मलिक की बढ़ती सक्रियता के बीच बीएमसी चुनाव का राजनीतिक माहौल और भी गर्माने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो अपने ऊपर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद पूरे आत्मविश्वास और नई रणनीति के साथ जनता के बीच सामने आई है। दर्शकों, बता दें कि बुधवार यानी 20 अगस्त को दिल्ली के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया था। हमलावर का नाम है सकारिया राजेश भाई खिमजी भाई, जो गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़ लिया और उस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन दर्शकों, हमले की इस घटना के अगले ही दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्विटर यानी अब एक्स पर अपनी तस्वीर साझा की और बड़ा ऐलान किया है। रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि अब जनता से मुलाकात केवल मेरे घर या दफ्तर में ही नहीं, बल्कि दिल्ली की हर विधानसभा में होगी। दिल्ली की जनता के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और इस मिशन का नाम होगा आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। दोस्तों, आपको जानकारी दे कि हमले जैसी घटना के बाद अक्सर नेता सुरक्षा के घेरे में सिमट जाते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने जनता के और करीब आने का फैसला लिया है। यही नहीं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी निजी जिंदगी का एक किस्सा भी साझा किया। रेखा गुप्ता ने लिखा है कि जब मैं कॉलेज में थी तो पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी थी। एक दिन मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं डर गई और फिर कभी कार चलाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। तब पापा ने समझाया कि जिंदगी में दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन डर कर रुकना नहीं है, रास्ता चलना कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे में दर्शकों, रेखा गुप्ता ने इस पर कहा है कि आज फिर वही सीख याद आ रही है। कल भले ही मुझ पर हमला हुआ हो, लेकिन दिल्ली वासियों के हक की लड़ाई मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा शरीर का हर कण और जीवन का हर क्षण दिल्ली के नाम है। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं की ताकत पर भी जोर दिया और कहा कि औरतें मुश्किलों से लड़ने की दोहरी ताकत लेकर पैदा होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए हर दिन कई इम्तिहान देने पड़ते हैं और वे खुद भी इसके लिए हमेशा तैयार है। दर्शकों, इसके साथ ही उन्होंने एक कविता की पंक्तियां भी साझा की, जिसमें साफ संदेश था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, प्रलय जैसी परिस्थितियां क्यों न हो, उन्हें हंसते हंसते आग से गुजरना है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है।
ऐसे में दर्शकों अब बात करते हैं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि 22 से 25 कमांडो हर वक्त 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री का पूरा मूवमेंट अब इसी सुरक्षा घेरे के बीच होगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि खुद रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा इंतजाम अपनी जगह है, लेकिन जनता से जुड़ाव पर कोई असर नहीं होगा। तो साफ है कि हमले के बाद दिल्ली की राजनीति और ज्यादा गर्म होगी। विपक्ष हमले के मुद्दे को उठाएगा, लेकिन फिलहाल रेखा गुप्ता ने अपने साहस और नए नारे से माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उनका नारा है आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार, और ये संदेश साफ है कि अब हर विधानसभा में मुख्यमंत्री खुद जनता से मिलेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और समाधान का रास्ता ढूंढेगी। दोस्तों, आपको जानकारी दे कि राजनीति में हमले, विरोध और साजिशें नई बात नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद रेखा गुप्ता ने जिस तरह से जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, वह राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ है हमला और सुरक्षा का मुद्दा, तो दूसरी तरफ है एक महिला मुख्यमंत्री का हौसला, जो कह रही है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, दिल्ली की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का कितना असर दिखता है और जनता कितनी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेती है। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।